सबसे पहले मैं अपने सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ विश्लेषण के लिए। तो राजीव, क्या असली खेला आज से शुरू होगा? सवाल मेरा यह है कि क्या गुजरात चुनाव के समीकरण अब बदल जाएंगे? क्या केजरीवाल एमसीडी चुनाव में उलझकर रह जाएंगे और गुजरात में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंक पाएंगे? देखिए विपनेश, एमसीडी और गुजरात के चुनाव एक साथ हो रहे हैं तो केजरीवाल की बात तो अलग है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं किधर जाऊं। लोगों का इंटरेस्ट गुजरात में ज़्यादा होगा कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में। बात यह है, देखिए गुजरात जिस दिल्ली मॉडल की बात अरविंद केजरीवाल करते रहते हैं और जिस दिल्ली मॉडल के बल पर वो गुजरात जाकर के सरकार बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं या दावा कर रहे हैं या वायदा कर रहे हैं, वो दिल्ली मॉडल कितना सक्सेसफुल है इसका इलेक्शन एमसीडी के चुनाव हैं। और जहां 15 सालों से लगातार बीजेपी है, केजरीवाल के चुनाव जीतने के बाद भी एमसीडी में ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। तो अब उस दिल्ली मॉडल का एक इम्तिहान विधानसभा चुनाव के अलावा एमसीडी में होगा। तो केजरीवाल निश्चित तौर पर और एक निश्चित तौर पर एमसीडी जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और वो उनके प्रायोरिटी में भी है। दूसरी बात यह है कि एमसीडी के चुनाव के साथ साथ जो गुजरात के चुनाव हो रहे हैं, तो केजरीवाल की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के एकमात्र चेहरे हैं जिनके चेहरे पर ही दिल्ली का एमसीडी चुनाव लड़ा जाना है और जिनके चेहरे पर ही गुजरात का चुनाव लड़ा जाना है। और बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का चयन और तमाम चीज़ें उन्हीं को तय करनी रहती है। और पार्टी के जहाँ तक बात है, ऐसा नहीं है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी में रोज़ कहता हूँ और अभी एक मोरबी की घटना के पहले तक भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बहुत मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी वहाँ पर विपक्ष में है और ये अभी कांग्रेस पार्टी ने लगातार पिछले चुनाव में ये दिखाया है कि सशक्त विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी ही रही है। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है गुजरात में और पिछले एक साल पहले के नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके के वोट उनको मिले और इसी से उनकी उम्मीदें ज़्यादा बढ़ी और इसीलिए गुजरात में आप आम आदमी पार्टी की चर्चा करते हैं। और जितना फोकस आम आदमी पार्टी का पूरी की पूरी पार्टी जितना फोकस कर रही है गुजरात पर और सीधे हेड ऑन नरेंद्र मोदी को लेने के लिए उसकी तैयारी दिख रही है, वो दरअसल पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल वहाँ 6% से ज़्यादा वोट पाके अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, उनके पार्टी ने जिस तरीके से 2024 में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, इसके लिए उनको गुजरात में दमदारी के साथ चुनाव लड़ना होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत स्थिति में है। और एक बात ये भी है कि गुजरात के चुनाव के साथ साथ एमसीडी का चुनाव होगा तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल केवल गुजरात में ही हैं, वो 2-3 दिन के लिए जाते हैं आते हैं। ऐसा होता है, देश भर में चुनाव होता है, नरेंद्र मोदी अकेले भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, हर जगह वो आते हैं और अपना प्रचार करते हैं। हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा बहुत जोर शोर से की थी, लेकिन आप देखिए ज़मीनी हकीकत ये है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, हिमाचल में आम आदमी पार्टी का उस तरह से चुनाव लड़ना दिखाई नहीं दे रहा है जैसा गुजरात में दिखाई दे रहा है। इससे भी ये साफ होता है कि उनका फोकस उधर ही है। और मुझे लगता है कि ये ऐसी स्थिति नहीं है कि रोज़ अरविंद केजरीवाल गुजरात में है, वो इस तरीके से और चुनाव लड़ने में तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर उसी मुद्दे पर उसी स्टाइल में उन्हीं तरह नेता भी उसी तरह के जोरदार तरीके से लड़ते हैं और संगठन भी उनका बड़ा मजबूती के साथ काम करता है दूसरी पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए। लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में बहुत कुछ पॉकेट्स में बहुत ही मजबूत है और अभी प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर अगर आप अभी तक का देखें तो कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है। इंटरेस्टिंग ये होगा कि आम आदमी पार्टी का उभार गुजरात में किस कदर और कहां तक जाता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। राजीव आते हैं दोबारा, लेकिन इशारा आप कर भी रहे हैं, ठीक है, मजबूत हैं, अकेला चेहरा है, संगठन को मजबूत भी कर रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज बढ़ जाएगा आज से उनके लिए। द्वारका दिल्ली से दिव्या अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गई हैं, मंडी हाउस से विमल कौशिक मेरे साथ मौजूद है, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता संजीव झा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। राजीव, मैं एक सवाल ये पूछना चाह रही थी कि आज 4 बजे दिल्ली एमसीडी चुनावों का ऐलान हो जाएगा तारीखों का, इसका असर गुजरात विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा? और दूसरा ये कि क्या गुजरात में हम पहले कह रहे थे कि
बीजेपी वर्सेस आप ये मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस थोड़ा सा साइलेंटली या हाइड तरीके से अपना गेम प्लान कर रही है, तो क्या ये मुख्य मुकाबला पार्टियों के बीच में बदल जाएगा जब ताकत बढ़ती है? तो मैं ये जान रही हूं, या फिर संभाल लेंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, ऐसा नहीं है। पार्टियां एक समय में कई राज्यों में 5-5, 7-7, 8-8 राज्यों में चुनाव होता है, पार्टियां लड़ती हैं। ये सवाल केजरीवाल पे इसलिए पूछा जा रहा है कि उनकी पार्टी अभी उस तरह से छोटी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल अकेले उनके नेता और चेहरा संगठन जो भी कह लीजिए वो अकेले हैं, तो इसलिए और एमसीडी दांव पर इसलिए है कि देखिए ये चुनाव जो होने जा रहा है, मैंने पहले कहा ये दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल ये दोनों का टेस्ट है। अगर दिल्ली गुजरात मॉडल इतना ही कामयाब है तो चुनाव में पता चलेगा, और दिल्ली मॉडल इतना कामयाब है तो एमसीडी के चुनाव में पता चल जाएगा। ये दोनों मॉडल का जो चुनाव। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये है विपनेश, जो आजकल पिछले कुछ समय से भारत की राजनीति जो चुनाव का अगर आप देखेंगे ट्रेंड, तो ये चुनाव दो ध्रुवी हो रहे हैं। एक मतलब दो ही पार्टियों के बीच में अंत तक जाते जाते चुनाव खड़ा हो जाता है, तीसरी जो शक्ति होती है वो किनारे चली जाती है। मैं देख रहा हूँ पश्चिम बंगाल में, देखिए आप सीपीएम, कांग्रेस या वो एक और पार्टी थी, तो उनका कहीं कोई वजूद पश्चिम बंगाल में नहीं रहा। ठीक इसी तरह बिहार में जब चुनाव हुआ दो ध्रुवी हुआ, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ तेजस्वी, और तीसरी पार्टी जो एलजेपी की थी एक सीट आई, बाकी जगह वोट कटुआ पार्टी ही साबित हुई। इसी तरह यूपी में आप देखिए बीएसपी समाप्त हो गई, सिर्फ दो तरफ चुनाव हुए। तो जो चुनाव राज्यों के हो रहे हैं वो दो ध्रुवी हो रहे हैं। मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ, जब चूंकि मैं दिल्ली था, या जो दिल्ली से बाहर लोग हैं उन लोगों को शायद इस बात का देश में अंदाजा नहीं है, तो मुझे इतना पता नहीं था। जब मैं हिमाचल में आज 4-5 दिन हूँ तो मुझे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है। और ईमानदारी की बात है कि कोई ये नहीं बता सकता कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ रही है कि बीजेपी की सरकार आ रही है। इस मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी यहां तक चुनाव लड़ने में पहुंच चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में बड़े जोर शोर से शुरू किया था। लेकिन जनता का मंतव्य, मैं वहीं पर हूं जहां कल नरेंद्र मोदी की रैली प्रधानमंत्री की होने वाली है, तो जनता धीरे धीरे मूड दो तरफ बनाती है, या इधर या उधर। और जब गुजरात का चुनाव इसी मामले में इंटरेस्टिंग है कि आम आदमी पार्टी ने जो एंट्री की है, अब जो चुनाव धीरे धीरे, जिसको नेता लोग कहते हैं चुनाव चढ़ता जा रहा है, जब गुजरात का चुनाव चढ़ता हुआ जाएगा तब ये लड़ाई कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी की होगी या आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की होगी। एक तरफ तो बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी है, दूसरी वो कौन सी पार्टी है जो उसके पैरेलल जाकर के खड़ी होगी, और जो दो तरफ का बंटवारा होना वो दूसरी कौन सी पार्टी होगी। ठीक इसी तरह एमसीडी का जो अब चुनाव होने वाला है, तो अब इसमें यह पता चलना है कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका इसमें कहां तक होती है। एक तरफ तो बीजेपी है, दूसरी तरफ लड़ने वाला आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ दिखाई दे रही, वहाँ कांग्रेस तीसरी पार्टी के तौर पे क्या कर पाएगी, इसका अभी तो कोई अंदाजा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से जब ये दो ध्रुवीय चुनाव होने जा रहा है, तो ये मामले में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी जिसकी बहुत मजबूत पकड़ है गुजरात में, उसकी स्थिति क्या होगी। लेकिन मैं विपनेश थोड़ा सा दिल्ली, मैं हिमाचल में हूँ और दिल्ली ही रहता हूँ, लेकिन दिल्ली की हवा की जिस तरह से है और बच्चे जिस तरह से बीमार पड़ रहे हैं, 7 साल अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में रहते हो गया, 8 साल नरेंद्र मोदी को दिल्ली में रहते हो गया। ये दोनों लोग एक दूसरे पर, या अरविंद केजरीवाल पहले पंजाब की सरकार की बात करते थे, अब हो सकता है कह दें कि हरियाणा इसके लिए जिम्मेदार है, वहाँ पर उनकी सरकार नहीं है। लेकिन 7 साल उनको, 8 साल उनको, चुनाव का मुद्दा ऐसा हो कि अगली बार ये प्रदूषण देखने को न मिले, और ये जो कूड़े के ढेर 3 जगह लगे हुए हैं, वहाँ आसपास के लोगों का जीवन नारकीय हुआ है। जो भी एमसीडी जीते, ये कूड़े के पहाड़ हट जाएं, जो भी जीते, ये जो हवा है आप महसूस नहीं, मैं केवल आपको थोड़ी देर दिखा दे रहा हूँ हिमाचल में। देखिए आपकी आंख जहां तक जाएगी जी, आप वहां तक देख सकते हैं। न जाने कितने किलोमीटर दूर वो पहाड़ है, वो दिखाई दे रहा है, आसमान बिल्कुल नीला है। और मैंने घर पता किया, या आपसे भी पूछ लेता हूं जितने लोग बैठे हैं, दिल्ली में 200 मीटर दिखाई नहीं दे रहा, आसमान का रंग दिखाई नहीं दे रहा, बच्चों की सांस
को दिक्कत हो रही है। जो बच्चे कल ओपन में खेलने गए थे कई जगह टूर्नामेंट, उनमें कई बच्चों की तबीयत खराब हुई मुझे पता चला, और इसकी वजह से नोएडा में 8वीं तक ऑनलाइन क्लास। ये स्थिति, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन सारे राजनीतिक दलों को, सरकारों को मिल करके ये जो दिल्ली का जीवन दूभर हो रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, और चुनाव का मेन मुद्दा मैं कहता हूं इसी पर लड़ना चाहिए। राजीव, आपने बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात कही है और एक अहम इशारा कर दिया है। आप सच कह रहे हैं, इसी पर होना चाहिए कि केंद्र, जहाँ से पूरे देश की बीजेपी पूरे देश में अपनी सरकार चला रही है, नीतियां बनाती है, अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, दोनों पार्टियां मिलकर दिल्ली की जो हवा है उसको स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं, साफ नहीं करे। ये सांसों पर वार है, और ये संजीव झा जी भी समझते हैं, धनंजय गिरी जी भी समझते हैं, क्योंकि ये लोग भी सांस लेते होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।